हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज से हम आपके लिए थ्योरी बेस की सीरीज जो है उसको शुरू कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, एक डेमो पार्ट के तौर पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगता है तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज ये हमारा लास्ट ही पार्ट रहेगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसी तरह की वीडियो जो है नेक्स्ट पूरी ही हमारे सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं, 12-13 जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी को करवा दीजिए। तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है स्टोन। स्टोन क्या होता है? द स्टोन आर ड्राइव्ड फ्रॉम रॉक्स। रॉक से हम स्टोन को प्राप्त करते हैं। विच फॉर्म द अर्थ क्रस्ट हैव नो डेफिनेट शेप होती है, उसके पास कोई भी केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। बट आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिनरल। बट क्या मिक्सचर किसका होता है? दो या फिर दो से ज़्यादा मिनरल का मिक्सचर होता है जो स्टोन होता है। अब यहाँ पे जो स्टोन या फिर रॉक होती है उसको क्लासिफाइड किया गया है 3 पार्ट में। एक तो जियोलॉजिकल पार्ट होता है, दूसरा फिजिकल होता है, तीसरा केमिकल पार्ट होता है। ये 3 पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉक से जब भी आपको बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इन तीनों से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो भाई, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो यहाँ पे बारी बारी से हम सारे ही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया गया है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी बनती है वो इग्निशियस रॉक बनती है। अब इग्निशियस रॉक की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, इसके आपको एग्जाम्पल भी पता होने जरूरी है। तो देखिए, इग्निशियस रॉक आर फॉर्म ड्यू टू सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास लेइंग बिलो और अबव द अर्थ सरफेस। भाई, आपको जो अर्थ के नीचे या फिर ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं। इट हैज ए क्रिस्टलाइन ग्लोसी और फ्यूज्ड टेक्सचर। इसके पास क्या होता है? क्रिस्टलाइन ग्लोसी एंड फ्यूज्ड इसके पास टेक्सचर होता है। अब इसके हम एग्जांपल की बात करते हैं। बासोल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, ये इसके एग्जांपल होते हैं। ग्रेनाइट, इसके 3 एग्जांपल होते हैं। ये मेनली एग्जाम में क्वेश्चन इनको लेकर ही पूछा जाता है कि भाई, इग्निशियस रॉक के एग्जांपल जो होते हैं वो होता है ग्रेनाइट होता है, ट्रैप होता है, बासोल्ट होता है। तो ये इसके 3 एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ मटेरियल लाइक सैंड, क्ले। ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ, धीरे धीरे, यानी कि जो डिपोजिट होता है मटेरियल लाइक सैंड एक्सेट्रा, उनसे जो रॉक बनती है उसको आप सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। जनरली बाय सेटिंग वाटर। दीज आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड। इसको आप आल्सो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोल सकते हैं। ये एक सेकेंडरी रॉक होती है, इसको सेकेंडरी रॉक के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज दीज आर फॉर्म इन लेयर। इसको आप स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं बिकॉज उसका कारण है कि रॉक्स आर फॉर्म इन लेयर। जो रॉक होती है वो लेयर में बनी हुई होती है। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन जो बिलोंग करते हैं वो इसी की कैटेगरी में ही बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला लास्ट है मेटामॉर्फिक, जियोलॉजिकल से मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक आपको पता है कि भाई, फॉर्म ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर। इसका एग्जांपल जो होता है वो मार्बल होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्बल जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स का ही एग्जाम्पल होता है। ये पार्ट जो आपको हमारी वेबसाइट पर एज ए पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं भाई। तो देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होती है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होती है स्ट्रेटिफाइड रॉक, दूसरी होती है अनस्ट्रेटिफाइड, तीसरी जो होती है वो फोलिएटेड रॉक्स होती है। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस सिर्फ स्ट्रेटिफाइड एंड अनस्ट्रेटिफाइड किया है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन दोनों से ही पूछा जाता है। तो ये स्ट्रेटिफाइड जो होती है इसको आल्सो नाउन आप बोल सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जो अनस्ट्रेटिफाइड होती है वो इग्निशियस रॉक बोल सकते हैं आप। तो देखिए, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स आर दोज विच एग्जिबिट डिस्टिंक्ट लेयर विच कैन बी सेपरेटेड। भाई, इसमें लेयर आपको देखने को मिलती है। लाइमस्टोन, स्लेट, सैंडस्टोन आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। इसके एग्जाम्पल लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, स्लेट इसके एग्जाम्पल होते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिए। फिजिकल में हमारा जो सेकंड पार्ट है वो आता है अनस्ट्रेटिफाइड का। तो ये रॉक जो होती है आर दोज विच डू नॉट शो एनी साइन ऑफ द स्ट्रेटा एंड कैनॉट बी इजिली स्प्लिट इनटू
slab. The granite and marble example of unstratified rocks. तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ, यहाँ पर ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है कि भाई ग्रेनाइट इज ए, आपको ऑप्शन दे देगा सेडिमेंट्री रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड या फिर मेटामॉर्फिक। तो क्या आपको पता होगा तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में भी 3 ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जितनी भी ये क्लासिफिकेशन है, चाहे जियोलॉजिकल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, इनके 3 ही पार्ट हैं। आप इसको याद रखिए, 3 ही पार्ट है। अब केमिकल में देखिए यहाँ पे एक सिलिसिस होता है। सिलिसिस जो होता है इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट होता है वो सिलिका और सैंड होता है। सिलिका एंड सैंड इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अब इसके एग्जाम्पल जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट, जनीज इसके एग्जाम्पल होते हैं। उसी तरह से आर्गिलेसिस हो, यहाँ पर मैंने आपको कई बार ट्रिक बताई हो कि भाई S फॉर सिलिसिस, S फॉर सिलिका, S फॉर सैंड, ये एक ट्रिक बन जाती है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की। बाकी ये तो आपको याद करने पड़ेंगे इसके एग्जाम्पल जो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्गिलेसिस रॉक की अगर आप बात करेंगे तो A फॉर आर्गिलेसिस, A फॉर एल्यूमिना एंड क्ले, एल्यूमिना, ए फॉर आर्गिलेसिस, ए फॉर एल्यूमिना, ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं स्लेट हो गया, लैटराइट हो गया, केओलिनाइट हो गया, तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। उसी तरह से कैलकेरिस की अगर आप बात करेंगे तो इस सी फॉर कैलकेरिस एंड सी फॉर कैल्शियम कार्बोनेट इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। यहाँ पर उसे टाइम नहीं होना था, लाइम होना था, कंटेन लाइम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये चीज़ आप याद रखिए। अब इसके एग्जांपल की अगर आप बात करेंगे लाइमस्टोन, मार्बल, यहाँ पर ही देख सकते हो लाइम, कंटेन लाइम्स, लाइमस्टोन, मार्बल, यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन थी वो ख़त्म होती है यहाँ पर। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रॉक्स हैं जिनको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं, तो ये चीज़ जो होती है इंपॉर्टेंट रॉक्स, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो होना जरूरी है। अब सबसे पहले देखिए हमने एक कैटेगरी में रखा है ग्रेनाइट को। ग्रेनाइट अभी पीछे हमने डिस्कस किया है कि भाई वो एक इग्निशियस रॉक है, ये बनी हुई होती है क्वार्टर्स, फेल्सपर एंड माइका, ये 3 मिनरल की ये बनी हुई होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर आप बात करेंगे 2.64 होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे 70 से लेकर 130 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एंड ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, एक तो बार शायद ये भी पूछे गए हैं। उसके बाद और भी इसके पॉइंट्स हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। ए फाइन ग्रेनाइट ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। ग्रेनाइट जो होता है भाई, इसमें आपको वेदर रेजिस्ट करने की कैपेसिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड इट कैन बी इजीली पॉलिश, इस पर इजीली पॉलिश किया जा सकता है और इस पर काम भी इजी तरीके से आप कर सकते हैं। इसको आप बाहर बिल्डिंग की जो फेसिंग होती है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अंदर के लिए नहीं बाहर के लिए भी आप इसको डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्लेट की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर ये आर्गिलेसिस रॉक होती है, अभी पीछे हमने पढ़ा आर्गिलेसिस है तो ए फॉर आर्गिलेसिस, ए फॉर एल्मिना, मेनली कंपोज ऑफ एल्मिना मिक्स विद सैंड और कार्बोनेट ऑफ लाइम, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.8। मोस्ट ऑफ जो रॉक्स होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से ही स्टार्ट होती है, 2.8। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 60 से 70 होती है। कलर वगैरह तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ए गुड स्लेट जो होता है हार्ड होता है, टफ होता है, फाइन ग्रेन होता है एंड सूटेबल फॉर सिस्टर्न, सिस्टर्न के लिए मोस्ट सूटेबल होता है ये। सो स्लेट जो होता है इन द फॉर्म ऑफ टाइल, टाइल की फॉर्म में होता है एंड यूज फॉर एक्सीलेंट रूफ कवरिंग मटेरियल के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, रूफ कवरिंग के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट केस देखिए नीज, नीज जो होता है एक सिलिसिस रॉक होता है, किसका बना हुआ होता है, क्वार्टर फेल्स पर, वर्कड देन ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट से अच्छा होता है एंड गुड मटेरियल फॉर स्ट्रीट पेविंग के लिए, स्ट्रीट की जो पेवर होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। सैंडस्टोन के बारे में देखते हैं हम। सैंडस्टोन तो सेडिमेंट्री रॉक्स है ऑफ सिलिसिस वैरायटी की, किसका बना होता है, क्वार्टर स्लाइम सिलिका का बना होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से 2.95 होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 से 40 होती है।
कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है, ये पता है। एंड सूटेबल फॉर एशलर वर्क, मोल्डिंग, केविंग वर्क्स, इन सभी के लिए सूटेबल होता है। लाइमस्टोन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इस वीडियो में हमने बहुत सारे चैप्टर जो टॉपिक जो है उसको कवर किया है, जैसे कि रॉक्स हो गई। रॉक्स के बाद हमारे पास आता है लाइम, आता है लाइम, आपको पता है कि वहाँ से बहुत ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ब्रिक्स जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कवर किया है। सीमेंट जो होता है ये कवर किए है। 4 टॉपिक हमने इस वीडियो में ऐसे ही आपको रिविजन के लिए कवर किए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं आप। तो देखिए लाइमस्टोन क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है कैलकेरियस वैरायटी की। जो सैंडस्टोन क्या था वो सिलिसिस की वैरायटी थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 होती है। ये कलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लार्ज क्वांटिटी इन ब्लास्ट फर्नेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड स्टोन मेसनरी वॉल्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। मार्बल देखिए, मार्बल जो होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है कैलकेरियस वैरायटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होती है। हार्ड टेक फाइन पॉलिश, यूज फॉर कार्विंग एंड डेकोरेटिव पर्पज के लिए आप इसको मार्बल को यूज कर सकते हैं। मार्बल आपको पता है ताजमहल में कितना मार्बल लगा है, डेकोरेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। कंकड़ जो होता है एक इम्प्योर लाइमस्टोन होता है, इम्प्योर अशुद्ध लाइमस्टोन होता है, जिसके पास क्या होता है 30% एल्यूमिना एंड सिलिका 30% होता है। हार्ड कंकड़ इज यूज फॉर फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग के लिए। हार्ड कंकड़ जो होता है फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, लैटराइट। It is sandy claystone containing high percentage of iron oxide. It has porous and cellular structure. Specific gravity कितनी होती है 2.2 से 2.2 होती है। Laterite block are suitable for building stone के लिए, बिल्डिंग स्टोन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट वन जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज रॉक्स है वो है क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट जो होती है एक सिलिसिस सैंडस्टोन होता है बीच, क्योंकि ये सैंडस्टोन से ही बना हुआ होता है। स्ट्रिक्ट टू मेटामॉर्फिक एक्शन जब इस पर लगता है सैंडस्टोन पर तो ये क्वार्टरजाइट बन जाती है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है। इसको रोड मेटल के रूप में या फिर रेलवे ब्लास्ट के रूप में या फिर कंक्रीट में आप इसको यूज कर सकते हैं। 3 के लिए आप यूज कर सकते हैं। रोड मेटल के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, रेलवे ब्लास्ट की तरह यूज कर सकते हैं, कंक्रीट की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये रॉक्स के जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है वो ब्रिक्स से होता है। ब्रिक्स तो सभी को पता है कि भाई आप इसको इंजीनियरिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन जो मटेरियल होता है वो ब्रिक्स ही होती है, जिसको आप जिस कॉलम की कंस्ट्रक्शन करनी है, वॉल्स की, पेविंग फ्लोर्स की या फिर रूफ्स की, तो इन सभी के लिए ब्रिक्स जो होती है वो यूज़ की जाती है। जो अच्छी ब्रिक्स होती है उसके पास 20 से 30% एल्मीना होता है, 50 से 60% सिलिका होता है। अदर इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन दोनों से ही आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि भाई इनका परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई एल्मीना अगर ज़्यादा हो जाता है हमारी ब्रिक्स बनाने की मिट्टी में तो क्या होता है, तो क्रैक एंड बार्प ऑन ड्राइंग, जब आप उसको सुखाएंगे तो उसमें क्रैक देखने को मिलेंगे एंड बार्प देखने को मिलेंगे। सिलिका, सिलिका ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो ब्रिकल जो हमारी ब्रिक होती है वो ब्रिटल एंड वीक हो जाती है, सिलिका ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से लाइम ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है कि भाई ब्रिक जो होती है वो मेल्ट हो जाती है एंड डिस्टोर्ड ड्यूरिंग बर्निंग। मेल्ट पिघल जाएगी भाई, डिस्टोर हो जाएगी ड्यूरिंग बर्निंग, जब उसको जलाएंगे तो। एफ्लोरेंस जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। एफ्लोरेंस जो होता है तो एफ्लोरेंस जो होती है ये आपको जो देखने को मिलती है अगर आपकी मिट्टी में पायराइट एंड वाटर यूज फॉर पुगिंग द क्ले कंटेन जिप्सम। क्ले में अगर जिप्सम है तो आपको जो है एफ्लोरेंस देखने को मिलती है। एफ्लोरेंस की डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो। उसके बाद ब्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि भाई इसके लिए जो टेम्परेचर आप यूज़ करते हैं वो 1000 से 1200 डिग्री होता है सेल्सियस। कई बार आपको 900 से लेकर 1200 से भी ऑप्शन भी देखने को मिला है, तो ये भी सही है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है। एंड इसकी जो ब्रिक्स आफ्टर बर्निंग इन केलन रिक्वायर्ड 12 डेज टू कूल डाउन फॉर अनलोडिंग। 12 दिनों तक आपको इसको ठंडी करनी पड़ती है अनलोडिंग के लिए। अब आपको पता है कि ब्रिक्स जो होती है उसको बहुत ही कैटेगरी में डिवाइड किया है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होती है फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होती है वो आपको पता है कि आप बहुत ही इसको फर्स्ट क्लास की बिल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी कोई भी परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप नहीं होती है, यूनिफॉर्म रेडिश कलर होता है इसके पास।
द ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20% ऑफ इट्स ओन ड्राई वेट आफ्टर 24 आवर इमर्जन इन वाटर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है 20%। एंड मिनिमम कंप्रेसिव क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है ये भी इंपॉर्टेंट है 10.5। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सेकंड क्लास की ब्रिक जो होती है 22% पानी एब्जॉर्ब करती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर आप बात करेंगे सेकंड क्लास की जो होती है 7.5 होती है। उसके बाद थर्ड क्लास की जो होती है ये भी 25% करती है। इसको कॉमन ब्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 3.5 होती है। अदर ब्रिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो होती है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एक दो बार एग्जाम में पूछे गए हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो होती है वो हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने की कैपेसिटी रखती है। इसके पास क्या होता है, लो कोएफिशिएंट एक्सपेंशन होता है एंड कॉन्ट्रैक्शन भी कम ही होता है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एसिड ब्रिक, बेसिक ब्रिक, न्यूट्रल ब्रिक्स। एसिड ब्रिक की अगर आप बात करेंगे इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फाइव ब्रिक, सिलिका ब्रिक। उसी तरह से बेसिक ब्रिक्स जो होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैग्नेसाइट ब्रिक, डोलोमाइट ब्रिक एंड बॉक्साइट ब्रिक। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक आती है न्यूट्रल ब्रिक्स, इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक क्रोम ब्रिक, दूसरा क्रोम मैग्नेसाइट एंड थर्ड वन इज स्पाइनल ब्रिक। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है न्यूट्रल ब्रिक्स को। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं ब्रिक्स से, जैसे कि उसका स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 19x9 होगा, यहाँ पे सॉरी 4 नहीं होता है, 9 ही होता है, 9 सेंटीमीटर होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसकी 2 होती है, अबाउट 2 होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। 1 क्यूबिक मीटर के लिए 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स लगती है। यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज बोला गया था। अगर आप मोटार विद मोटार की बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो बढ़ जाता है। इनके 20x10 सेंटीमीटर विद मोटार उसका रेशियो हो जाता है, लेंथ हो डिमेंशन हो जाती है। उस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लाइम्स, आपको पता है कि लाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते ही जाते हैं। अब लाइम क्या होता है, लाइम इज ए कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम एक कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय कैल्सिनेशन ऑफ लाइम कंकर्स एंड अदर कैलकेरियस सब्सटेंसेस, तब जाकर आपको लाइम मिलता है। अब यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज आती है लाइम से वो ये है, इट इज यूज्ड एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं मैट्रिक के जैसे, किसके लिए, कंक्रीट के लिए, फॉर प्लास्टरिंग वॉल्स, सीलिंग एक्सेट्रा के लिए। एंड जो लाइम होता है अगर आपको एग्रीकल्चर पर्पज में आप यूज कर सकते हैं तो सॉइल जो होता है वो इम्प्रूव करने के लिए आप लाइम यूज कर सकते हैं। एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास के लिए भी आपको लाइम यूज कर सकते हैं। लाइम जो होता है फ्लक्स की तरह आप यूज करते हैं इसको। सो लाइम जो होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील जो होता है उसमें फ्लक्स की तरह आप यूज कर सकते हैं। एंड मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, इसमें भी फ्लक्स की तरह आप लाइम को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो लाइम अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पे देखिए, जैसे कि क्विक लाइम होता है, इसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं आफ्टर द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइमस्टोन। प्योर लाइम जो होता है उसको आप जब कैल्सिनेशन करेंगे तो आपको लाइम देखने को मिलता है, क्विक लाइम मिलता है। उस पर स्लैकर लाइम जो होता है, इट इज़ द लाइम फॉर्म बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय क्विक लाइम। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्विक लाइम विद रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नोन एज स्लैकिंग। स्लैकिंग जो होती है उसमें लाइम में अगर आप पानी डालेंगे तो आपको स्लैकिंग प्रोसेस देखने को मिलती है। फैट लाइम जो होता है इसके बहुत ही ज़्यादा नाम है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसको रिच लाइम भी आप इसको बोल सकते हैं, वाइट लाइम भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्लास्टरिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके पास हाई प्लास्टिसिटी होती है एंड हाई कैल्शियम ऑक्साइड होता है 95% तक। बाकी जो 5% बचती है वो इम्प्योरिटीज बचती है। इट इज़ वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ, बहुत ही टाइम लगता है स्ट्रेंथ के लिए। इसको वाइट वॉशिंग प्लास्टरिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक लाइम होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक लाइम जो होता है विच हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिलिका, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड विच आर केमिकल कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम ऑक्साइड। इट कैन सेट एंड बिकम हार्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैन सेट अंडर वाटर।
हाइड्रोलिक लाइम जो होता है वो पानी के अंदर भी सेट हो सकता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन ऑक्साइड, इनकी वजह से भी ये सेट हो सकता है। अब जो हाइड्रोलिक लाइम होता है वो डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ क्ले इम्प्यूरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। तो ये देखिए फीबली हाइड्रोलिक लाइम जो होता है 5 to 10% क्या होती है इसके पास इम्प्यूरिटीज होती है। मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम जो होता है 10 to 15-20-25% इम्प्यूरिटीज होती है। इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम जो होता है 25 से 30% इसमें क्या होती है इम्प्यूरिटीज होती है। लास्ट वन जो है पुअर और लीन लाइम जो होता है, it is lime which contain more than 30% of clay impurities in the form of silica aluminum oxide, 30% impurities होती है। नेक्स्ट जो है हमारा सीमेंट है। सीमेंट आपको पता है कि क्या होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, लाइम देखिए 63% होता है, सिलिका 22%, एल्यूमिना 6%, आयरन ऑक्साइड 3%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2.5%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1.5, लेस देन लॉस ऑफ इग्निशन जो होता है 1.5% ये भी होता है। अल्कलीज जो होती है 0.5% होती है। अब देखिए लाइम, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड ये तीनों क्या होते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं सीमेंट में। आयरन ऑक्साइड जो होता है वो कलर भी देता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है, ब्रिक्स में भी रेड कलर ही प्रोवाइड करता है। एल्यूमिना जो होता है वो आपको क्विक सेटिंग देता है। अल्कलीज जो होती है व्हेन इन एक्सेस में प्रेजेंट होगी तो ये एफ्लोरेंस का कारण बनती है। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है वो क्या क्या होती है उसमें देखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्राइंडिंग द रॉ मटेरियल, ग्राइंडिंग द रॉ मटेरियल लाइक्स हो गया कैलकेरियस एंड आर्गिलेसिस स्टोन हो गया कंटेनिंग सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड एंड मिक्सिंग देम intimately in a certain proportion and it is burnt in large rotatory kiln at a temperature about 1500 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको जलाते हैं। जिप्सम जो होता है 1 से 3% इसमें ऐड किया जाता है इन ऑर्डर टू लेंथन द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यानी कि सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए जिप्सम ऐड किया जाता है। उसके बाद बॉक्स कंपाउंड जो होते हैं सीमेंट के, ट्रीकैल्शियम सिलिकेट 4% होता है, ट्राईकैल्शियम सिलिकेट 32%, ट्रीकैल्शियम एल्यूमिनेट 10.5% एंड टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड जो होता है वो 9% होता है। ये बॉक्स कंपाउंड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट के जो टेस्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास फाइनेस टेस्ट होता है। फाइनेस टेस्ट जो होता है वो क्यों करते हैं, चेक द प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट के लिए। द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड ईदर बाय सीव मेथड, सीव मेथड के द्वारा फाइनेस ऑफ सीमेंट को पता कर सकते हैं, या फिर एयर परमेबिलिटी मेथड के द्वारा चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ रेजिडुअल लेफ्ट आफ्टर सीविंग गुड पोर्टलैंड सीमेंट इन 90 माइक्रोन इंडियन स्टैंडर्ड सीव शुड नॉट एक्सीड 10%। जो रेजिडुअल बचता है वो 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, गुड पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसकी स्पेसिफिक सरफेस जो होता है वो लेस देन होना चाहिए 22-50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। उसके बाद कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है सीमेंट के ऊपर, तो उसको लेकर भी आपके जितने भी पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। ये टेस्ट आप करते हैं ताकि आप परसेंटेज ऑफ वाटर जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर प्रिपेयरिंग सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए। कंसिस्टेंसी टेस्ट जो होता है परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ बिकार्ट ऑपरेटर्स which determine the initial and final setting and normal consistency of cement। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम या नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होती है उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, फाइनल जो होती है वो 10 आवर होना, शुड नॉट बी मोर देन 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होती है वो 25% होती है। नेक्स्ट देखिए, साउंडनेस टेस्ट होता है is carried out to determine the presence of uncombined lime and magnesia in cement which cause the expansion of cement। The soundness of cement is tested with the Lee Chatelet apparatus। expansion जो होता है वो should not exceed 10% 10 mm for any type of Portland cement। ये भी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट जितने भी है, उसको टेंजाइल टेस्ट देखिए। टेंजाइल टेस्ट जो होता है कैरिड आउट टू स्टैंडर्ड ब्रिटिक से आप इसको कर सकते हैं। Good Portland cement and standard sand mortar to determine the tensile strength of cement। उसके लिए एवरेज टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है आफ्टर 3 डेज के लिए 2.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है, 7 डेज के लिए 2.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। रेशियो जो आप इसके लिए यूज करते हैं टेंजाइल स्ट्रेंथ के लिए वो 1:3 होता है सीमेंट एंड मोटार सैंड का। उसके बाद
जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है स्टैंडर्ड क्यूब से आप कर सकते हैं इसको। उसके लिए एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 3 क्यूब शुड नॉट बी लेस देन 3 दिनों के लिए 11.5, 7 दिनों के लिए 17.5। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, ये डेमो पार्ट था। अगर आपको हमारा ये पार्ट अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में कम से कम 20 स्टूडेंट के कमेंट आने चाहिए, तब जाकर हम जो नेक्स्ट पार्ट है आपके लिए उस पार्ट को बनाएंगे। क्योंकि ये पार्ट जो है आपकी रिवीजन के लिए है, ये जितना भी निचोड़ हम आपके लिए लेके आए थे वैसे यहाँ पे उतने तो हमने लेके नहीं आ सके आप सभी के लिए, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं 20-25 तो हो सकता है कि हम आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी रिवीजन जो है वो बहुत ही जल्दी हो सके और आप मॉक टेस्ट लगाकर अपनी प्रिपरेशन जो है उसको और भी बेहतर कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सो आज हम आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज मिनिमम अप्रोक्सीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 25 ब्रिक्स एज पर हमारे इस IS कोड के अकॉर्डिंग। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, IS कोड आपको पता है कि कितने क्वेश्चन IS कोड से पूछे जाते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है भाई क्लास 25 ब्रिक जो होती है, ये सारी वैल्यू जो है वो kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दी गई वैल्यू है, यहाँ पर दिया भी है मैंने। सो क्लास 25 जो होती है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है क्लास 25 की, वो होती है बिटवीन 25 से लेकर 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मिनिमम हमसे पूछा गया है मिनिमम, तो 25 न्यूटन में अगर पूछा होता तो 25 न्यूटन होना था, लेकिन यहाँ पे kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया है, तो हमारे लिए 250 मिनिमम आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ए आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कि सारे क्वेश्चन जो है ब्रिक्स से और लाइम से हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है यहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं बिल्डिंग मटेरियल से पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोड अप्लाइड ड्यूरिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ब्रिक टिल इट्स फेलियर इज एट द रेट ऑफ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से। कितना लोड लगाया जाता है जब भी आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं ब्रिक के ऊपर, जब तक वो फेल नहीं हो जाती है, तो वो लोड जो लगाया जाता है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से लगाया जाता है। 1 मिनट में इतना आप लोड लगाते हैं तो वो कितना होता है, तो वो होता है 140। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 140। आंसर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, लेकिन अगर न्यूटन में रहेगा तो 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर रहता है। ये स्क्वायर मीटर आप दोनों में कॉमन रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ब्रिक पीस ऑब्टेन ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ द ब्रिक सच दैट हाफ ऑफ हेडर एंड हाफ ऑफ स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन ऑन ए एडजॉइनिंग कट फेसेस इज कॉल्ड। कई बार क्या हुआ कि सिंपली यही क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ब्रिक पीस ऑब्टेन ट्रायंगुलर पोर्शन जो होता है, ट्रायंगुलर पोर्शन सिंपली ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रायंगुलर पोर्शन जो होता है वो किंग क्लोजर के नाम से जानते हैं, यानी कि हाफ जो है आप हेडर को काट रहे हैं, हाफ जो है उसको आप स्ट्रक्चर को काट रहे हैं। तो जो पीस आप ऑब्टेन करते हैं उसको आप किंग क्लोजर के नाम से जानते हैं। क्वीन क्लोजर तो कॉमन है, सभी को पता है कि भैया हाफ लेंथ वाइज में आप इसको काटेंगे, आधा करेगा दोनों में, तो वो क्वीन क्लोजर बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बी आंसर बन जाएगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या हो रहा है, तो ब्रिक विच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर बेसिक रिफैक्टरी इन फर्नेसेस में जो आप बेसिक रिफैक्टरी की ब्रिक्स जो यूज करते हैं वो इनमें से कौन सी होती है, तो वो होती है मैग्नेसाइट ब्रिक, ये आप यूज करते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। इसके जो रिफैक्टरी ब्रिक्स होती है उसकी मैंने आपको टाइप्स भी बताए हैं, जब हमने एक निचोड़ वाली वीडियो आपको बताई थी, तो वो कॉमन वीडियो आप उसको देख लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भाई द मशीन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द मड ब्लॉक। मड ब्लॉक जो होते हैं उसको आप वॉल्स के लिए यूज कर सकते हैं, वॉल्स के लिए ये बनाए जाते हैं। तो भाई मशीन यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द मड ब्लॉक, मड ब्लॉक भी आप उससे बना सकते हैं। एंड फाइन कंक्रीट जो ब्लॉक होता है उसको वो बना सकते हैं। एंड स्टीम क्यूर्ड, यानी कि जो क्यूरिंग किया होता है, क्यूरिंग ब्लॉक जो होता है वॉल्स के लिए, वो भी आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उस मशीन से। तो वो मशीन जो होती है इनमें से कौन सी मशीन होती है? सो वो होती है मर्दिनी। मर्दिनी एक मशीन होती है जिसको आप यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग द मड ब्लॉक, फाइन कंक्रीट ब्लॉक, स्टीम क्योर्ड ब्लॉक फॉर वॉल्स के लिए। तो ये मर्दिनी जो मशीन होती है एक कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक मशीन होती है, ये वाली कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक मशीन। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि ए गुड ब्रिक अर्थ शुड ऑब्टेन सॉरी कंटेन आयरन ऑक्साइड इन द रेंज ऑफ, आयरन ऑक्साइड भाई कितना होता है? कॉमन क्वेश्चन है। आयरन ऑक्साइड जो होता है ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रिक्स में। तो आयरन ऑक्साइड जो होता है ये 5 से 6% ब्रिक्स में रहता है। 5 से 6% साथ दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए हमारी ब्रिक्स के अंदर, तो इससे क्या होता है कि आपको ब्लूइश ब्लैकिश कलर जो होता है वो देखने को मिलता है। जिसने अगर आपने हमारी जो निचोड़ वाले वीडियो के पार्ट है वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि भाई पीडीएफ के लिए बोलते रहते हैं, तो पीडीएफ हमने जो है अपनी वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड कर दी है एज ए पीडीएफ के रूप में, इनके HTML कोड के रूप में। तो वहाँ पर आप उसको खोलेंगे तो आपको पूरा ही आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पूरा ही दिख जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है। तो आप उसको देख सकते हैं। कई जो है वहाँ पर आपको आंसर नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन कई में देखने को मिलेंगे। तो उसकी प्रोसेस जो है वो जारी है, तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि भाई हम आंसर जो है वो नहीं लिखते हैं, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है, उसके बाद 8th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया है। तो हम जो है सिर्फ PDF बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखते, आंसर नहीं लिखते हैं उसका। तो आंसर के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आपको आंसर जल्दी में चाहिए तो आप वीडियो को देख सकते हैं, साथ में आप PDF को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रिक्स कंटेनिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोलुबल सॉल्ट लायबल टू बिकम पैचेस ऑफ वाइट डिपॉजिट आर कॉल्ड। भाई ब्रिक्स जो होती है उसने क्या लार्ज प्रोपोर्शन में कंटेन किया होता है सोलुबल सॉल्ट जो होता है, जो कि लायबल होता है किसके लिए? वाइट पैचेस जो होते हैं उसके लिए। तो वो होता है एफ्लोरेंस। एफ्लोरेंस सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। एक्सेसिव सोल्ट जो होता है प्रेजेंट होता है ब्रिक के सरफेस पर, वो एफ्लोरेंस की वजह से ही होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, usually there is an increase in the volume of sand. Usually there is an increase of volume of sand caused by film of water pushing the sand particle apart. This effect is called, उस इफेक्ट को आप बल्किंग के नाम से जानते हैं, बल्किंग के नाम से जानते हैं। कॉमन क्वेश्चन है ये, सभी को पता है कि भाई बल्किंग क्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम अलोवेबल वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक कन्फर्मिंग हमारे इस IS कोड के अकॉर्डिंग 17.5 क्लास की जो ब्रिक होती है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 15%। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। हमारे इस IS कोड के अकॉर्डिंग ही हमारा ब्रिक्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। ये कॉमन क्वेश्चन है यार, वैसे कॉमन तो नहीं है। क्लास 17.5 दिया गया है, जो फर्स्ट क्लास की होती है उसका कॉमन है 20, सेकंड क्लास की 22, थर्ड क्लास की 25, इतना पानी एब्जॉर्ब करती है। ये तीनों चीज़ें कॉमन है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट बनेंगे, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग येलो टिंट टू ब्रिक।
कौन रिस्पॉन्सिबल होता है भाई येलो टिंट टू ब्रिक, यानी कि ब्रिक्स में येलो टिंट जो कलर आपको देखने को मिलता है वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? भाई आपको पता है कि रेड कलर जो होता है वो तो आयरन ऑक्साइड देता है, लेकिन येलो टिंट अगर ब्रिक्स में वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए तो उससे क्या होता है कि भाई हमारी ब्रिक्स जो होती है उसमें येलो टिंट कलर आपको देखने को मिलता है, तो वो होता है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया जो होता है वो 1 से 3% ही ब्रिक्स में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई आर ब्रिक्स सोक्ड इन वाटर बिफोर यूजिंग इन ब्रिक मैसनरी? भाई जो ब्रिक्स होती है उसको पानी में क्यों भिगोया जाता है यूज करने से पहले? भाई इसलिए पानी में भिगोया जाता है क्योंकि वो पानी जो होता है मोटार के अंदर उसको ना सोख ले, उसको ना ख़त्म कर ले, चूस ले। तो ये यही इसमें दिया गया है, फॉर प्रिवेंटिंग डिप्लीशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोटार। मैंने अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में बताया गया है। तो सी हमारा कॉमन क्वेश्चन है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं और कई स्टूडेंट को ये पता भी होगा। अगर मोटार से पानी वो जल्दी चूस लेगी, ख़त्म कर देगी, तो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा, तो स्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, तो उस वजह से फेलियर होने के चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन द मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स इज कैरिड आउट इन पुग मिल? कॉमन क्वेश्चन है पुग मिल के लिए। पुग मिल के लिए टेम्परिंग ही स्टेप जो होता है वो यूज किया जाता है, ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा। अब अगला देखिए, द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक्स इन ब्रिक मशीनरी इज केप्ट ऑन? फ्रॉग जो होता है कहाँ पर रखा जाता है? फ्रॉग्स की लेंथ की अगर आप बात करेंगे 10 सेंटीमीटर होती है। डेप्थ जो होती है वो इम्पोर्टेंट है, 1 से 2 सेंटीमीटर, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉप होता है, टॉप पर ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि मोटार एंड ब्रिक जो होती है उन दोनों के बीच में एक कीवर्ड जॉइंट जो होता है वो इनके बॉन्ड जो होता है वो बनाया जा सके। एंड मोस्ट आंसर यही होता है, लेकिन मैन्युफैक्चर का जो नाम होता है उसको भी लिख सकते हैं उस फ्रॉग के ऊपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हैवी ड्यूटी ब्रिक शुड बी मोर देन? कितनी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है हैवी ड्यूटी की? हैवी ड्यूटी की जो ब्रिक होती है वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 2180 इस आईएस कोड में आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हैवी ड्यूटी की जो ब्रिक्स होती है वो दो तरह की होती है, जैसे कि एक क्लास 400 की हो गई, एक क्लास 450 की हो गई। तो यहाँ पर जो क्लास 400 की जो होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो शुड नॉट लेस देन 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बट लेस देन 45, यानी कि इसकी 40 से कम नहीं होनी चाहिए बट लेस देन 45, यानी कि इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। ओके, क्लास 400 के लिए। लेकिन जो होती है 450 की जो होती है क्लास की, उसकी जो होती है वो नोट लेस देन 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ग्रेटर देन या फिर नोट लेस देन ये होनी चाहिए। तो यहाँ पर 40 हमारे पास दिया गया, तो ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। शुड बी मोर देन भाई, शुड नॉट लेस देन। तो मैंने आपको कंडीशन भी बता दी है, ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। So, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ गिव्स द ब्रिक्स, क्या देता है? एल्यूमिना अगर ब्रिक्स में रहेगा वो तो क्या देता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिना जो होता है वो जो होता है एक चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्रिक्स में। इसका परसेंटेज जो होता है 20 से 30% होता है। ये जो होता है मोल्डिंग के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि डिज़ायर शेप मोल्डिंग जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट मीन्स कि ये प्लास्टिसिटी देता है। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पैलेट बोल्ट इज यूज्ड फॉर? पैलेट बोल्ट जो होता है वो आप यूज करते हैं फॉर टेबल मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स के लिए।
टेबल मोल्डिंग। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। पेल्ट बोर्ड जो होता है इसका साइज भी मैंने आपको बताया हुआ है कई बार अपनी वीडियो में, क्योंकि साइज से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड, ये आईएस कोड है, द बर्न्ट क्ले ब्रिक्स बिल्डिंग ब्रिक्स हैविंग स्ट्रेंथ, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना था यहाँ पे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेस देन डैश न्यूटन पर mm स्क्वायर आर नाउन एज कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक्स। भाई हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग एक कॉमन बर्न्ट बिल्डिंग ब्रिक्स जो होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है डैश से कम होती है, तो उसको आप कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक्स के नाम से जानते हैं, तो वो होती है 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर के नाम से। सो ऑप्शन डी हमारा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, तो उसको आप कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइम इज मिक्स्ड विद ब्रिक अर्थ टू। लाइम जो होता है वो मिक्स किया जाता है ब्रिक्स अर्थ के साथ, तो आपको वो क्या देता है? तो वो जो श्रिंकेज होता है उसको रोकता है, प्रिवेंट श्रिंकेज। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो टेक्सचर नहीं होती है, बाकी ये होती है मैकेनिकल, ये टेक्सचर जो होती है एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ए गुड ब्रिक अर्थ कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग इन स्मॉल थ्रेड ऑफ डायमीटर। सो जब भी आप की जो अब मिट्टी होती है वो प्रिपेयर हो जाती है मोल्डिंग के लिए, तो आप उसकी क्वालिटी जो होती है वो चेक करने के लिए जो मिट्टी होती है ब्रिक बनाने की, उसको 3 mm का डायामीटर का एक थ्रेड बनाते हैं विदाउट ब्रेकिंग, वो टूटे ना। तो यहाँ पर 3 mm हमारा आंसर हो जाएगा। कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग इन स्मॉल थ्रेड ऑफ डायमीटर। गुड क्वालिटी की वो ब्रिक होती है, यानी कि 3 mm डायमीटर का एक थ्रेड धागा जैसे बनाएंगे आप, वो टूटना नहीं चाहिए, तो वही हमारी अच्छी क्वालिटी की मिट्टी होती है ब्रिक बनाने के लिए। सी डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ रॉक इन ब्रिक। तो हमने कॉमन क्वेश्चन है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि भाई एक की जॉइंट जो होता है मोटार एंड ब्रिक के बीच में प्रोवाइड करता है, इसलिए सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, टॉलरेंस इन विड्थ ऑफ मोल्ड ऑफ ए क्लास फर्स्ट ब्रिक इज अबाउट। जो मोल्ड होता है भाई, मोल्ड जो होता है आपको पता है कि ब्रिक बनाने के लिए मोल्ड का यूज़ आप करेंगे, तो उसके लिए ही पूछ रहा है कि भाई जो मोल्ड होता है उसकी जो विड्थ होती है उसमें टॉलरेंस जो होती है वो कितनी होती है। जो टॉलरेंस होती है वो हमारे डिमेंशन टेस्ट में आता है, तो डिमेंशन टेस्ट जो होती है वो हमारे इस आईएस कोड में आता है, ये आप याद रखिए। तो अगर आप विड्थ की बात करेंगे, विड्थ के बारे में पूछा गया तो वो प्लस माइनस 3 mm होती है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ के लिए जो होता है वो प्लस माइनस 6 mm होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। मैंने वैसे आपको मोल्ड के बारे में भी टॉलरेंस बताई हुई है, एंड जो ब्रिक्स होती है उसके बारे में भी आपको बताया हुआ है। तो जब भी आप ब्रिक्स की स्ट्रेंथ के बारे में पता करते हैं तो आप 20 ब्रिक्स जो होती है उसको सिलेक्ट करते हैं, 20 ब्रिक्स को सिलेक्ट करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे आज के इस वीडियो के। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सो आज हम नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आए हैं 32। इससे पहले हम 31 पार्ट जो आपके लिए डिस्कस कर चुके हैं।
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट वन जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द रेनफोर्स बीम पासिस थ्रू। न्यूट्रल एक्सिस जो होता है हमारा जो कोई भी बीम हो, चाहे रेनफोर्समेंट हो चाहे कोई भी बीम हो, तो उस सेक्शन पर हमारा जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है। स्ट्रेन जो होता है वो जीरो होता है न्यूट्रल एक्सिस पर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि भाई पासिस थ्रू द, तो ये पास होता है सेंट्रोइड जो होता है ट्रांसफॉर्मर सेक्शन का, उसके थ्रू पास होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रेन के बारे में भी बता दिया है, 2 पॉइंट्स हो गए हमारे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए सिंगली रेनफोर्स बीम है, इफ द फेलियर स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन रीचेस अर्लियर देन यील्ड स्ट्रेन इन स्टील, द बीम सेक्शन इज कॉल्ड। बीम सेक्शन जो होता है वो क्या होता है। सो भाई क्या हो रहा है, फेलियर स्ट्रेन जो है कंक्रीट का इन बेंडिंग कंप्रेशन रीचेस अर्लियर, यानी कि पहले फेल हो रहा है, कंक्रीट जो है वो पहले फेल हो रहा है, तो उसको आप ओवर रेनफोर्स सेक्शन बोलेंगे। क्योंकि भाई स्टील जो है वो फेल नहीं हो रहा है, पहले हमारा कंक्रीट पहले फेल हो रहा है, तो इट मीन्स कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, यानी कि स्टील हमने ज़्यादा प्रोवाइड किया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ए बीम शेल बी डीमर टू बी डीप बीम। भाई ये बीम जो है उसको आप डीमर टू बी डीप बीम बोल सकते हैं व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन एंड फॉर सिंपली एंड कैंटिलीवर बीम सपोर्टेड रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर वैसे डैश एंड डैश होना था, जैसे कि यहाँ पर एंड दिया गया, यहाँ पर भी डैश होना था, फिर एंड फिर डैश होना था, पर सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होता है एंड कैंटिलीवर के लिए कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो आपको पता है कि भाई सिंपली सपोर्टेड के लिए 2 होता है, कैंटिलीवर के लिए 2.5 होता है। सो यहाँ पे वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसके लिए ये इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ का जो रेशियो होता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 2 से कम होता है, एंड 2.5 जो होता है वो किसके लिए होता है, कॉन्टिन्यूस बीम के लिए होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कैंटिलीवर का केस दिया गया है, तो कैंटिलीवर के लिए सबसे पहले 2 हम मान लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड के लिए वैसे 2 होता है, तो 2 सिंपली सपोर्टेड के लिए एंड कैंटिलीवर के लिए 2.5 हम मान लेते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर ये बी आंसर हो जाता है। वैसे मैंने जो आपको ये केस बताया इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। एग्ज़ाम में आपको पता है कि थोड़ा बहुत कई बार होता है कि क्वेश्चन जो होता है वो कुछ और होता है और आंसर कुछ और बन जाता है, तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्लेक्शन इन सिंपली सपोर्टेड आरसी बीम स्पैन एल है अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म इलास्टिक एंड श्रिंकेज इन इफेक्ट। लॉन्ग टर्म का जो इलास्टिक एंड श्रिंकेज इफेक्ट है उसके लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होती है सिंपली सपोर्टेड का हमारे पास आरसीसी का बीम है उसके लिए यूडीएल लग रहा है उसके ऊपर, तो क्या होगा उसके लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए L बटे 250 होता है, L बटे 250, ये चीज़ आप याद रखिए। एक L बटे 800 भी होता है, ये किसके लिए होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। L बटे 800 जो होता है वो रेलवे ब्रिजेस के लिए होता है, एंड जो क्रेन ट्रैक का जो गर्डर होता है, गर्डर ये वाला, तो इन दोनों के लिए L बटे 800 होता है। एक L बटे 600 भी होता है, तो L बटे 600 जो होता है वो रोडवे का जो ब्रिज होता है, रोड वे का जो ब्रिज होता है उसके लिए होता है। L बटे 800 मैंने आपको रेलवे ब्रिज के बारे में बताया, L बटे 600 रोडवे ब्रिज के लिए ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो अलो की गई है, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम, रेनफोर्स का कंक्रीट का बीम है हमारे पास, इफ़ द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट इंक्रीज देन द, भाई आरसीसी का हमारे पास एक बीम है कंक्रीट का। सो अगर आप स्टील जो है उसको बढ़ा रहे हैं तो इन चारों में से क्या बढ़ेगा क्या कम होगा, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। अगर आपको पता है कि भाई रेनफोर्समेंट जो होती है उसको आप बढ़ाते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो भी आल्सो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ ये ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर
हो जाएगा। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आल्सो इंक्रीज। अगला देखिए, व्हेन विड्थ बी, इफेक्टिव डेप्थ डी, ओवरऑल डेप्थ डी, द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम शेल नॉट एक्सीड। तो वो 4% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, या फिर ग्रोस सेक्शनल एरिया जो होता है 0.04 बी एंड डी, इससे आगे नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीप बीम आर डिजाइन फॉर। सो भाई, डीप बीम जो होता है इज हैविंग लार्ज डेप्थ एंड शेयर। जो डेप्थ रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है, उसको आप डीप बीम बोलते हैं। ये सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर जो डेप्थ रहती है सिंपल स्पोर्टेड के लिए वो 2 रहती है, एंड कॉन्टीन्यूस के लिए 2.5। मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन में बताया भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइड फेस रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेप्थ ऑफ बीम इज। कितनी होती है भाई? 750 से ज़्यादा हो जाए तब ही साइड फेस की जो रेनफोर्समेंट होती है वो रिक्वायर्ड होती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने क्यों लिया ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 केसेस आते हैं। अब एक केसेस आता है व्हेन डेप्थ ऑफ बीम इज ग्रेटर देन 750 mm, तब आपको साइड रेनफोर्समेंट की जरूरत होती है। लेकिन इसके साथ ही प्लस एक पॉइंट है भाई, यहाँ पर जो हमारा बीम है वो सब्जेक्टेड टू नोट टॉर्जन। अगर वो टॉर्जनल में नहीं है तब ग्रेटर देन 750 mm, तब हमें साइड रेनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। अगर आपका बीम जो है उसकी डेप्थ जो है वो ग्रेटर देन 450 है एंड वो सब्जेक्टेड टू टॉर्जनल है, तो उस केसेस में आप साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केस और है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि भाई क्या केस है। यहाँ पर साइड रेनफोर्समेंट जो होती है बीम की कब आपको रिक्वायर्ड होती है? व्हेन डेप्थ ऑफ बीम इज 750 mm, ग्रेटर देन 750 mm एंड बीम इज नॉट टॉर्जनल। बीम इज नॉट टॉर्जन, सब्जेक्ट टू टॉर्जन। तब आपको आंसर ये लगाना है जब अब आपसे पूछा जाए कि भाई जो बीम है उसकी जो डेप्थ है वो 450 mm से ज़्यादा है और हमारा जो बीम है वो टॉर्जनल में है, सब्जेक्ट टू टॉर्जनल, तब आप साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करती है। 2 केसेस है, आप इन दोनों को याद कर लीजिए। अब यहाँ पर भी सेम वही केस है, आपको पता है कि भाई ये है शुड नॉट एक्सीड। 450 भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केस नहीं पूछा है, सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बना के पूछ लिया है कि भाई क्या है। अगर विद टॉर्जनल या फिर नॉट टॉर्जनल ये आए आपको, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ए कॉन्क्रीट मिक्स ऑफ ग्रेड M40 का ग्रेड दिया गया है टू बी यूज फॉर पेमेंट यूजिंग मशीन। द पेपर रिकमेंडेड स्लम्प रेंज एज पर हमारे IS कोड। भाई स्लम्प वैल्यू कितनी होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोड पेमेंट के लिए 25 से 75 होती है। इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है। 25 से 75 जो होती है वैल्यू, एक 2 चीज़ों के लिए और भी होती है किसी के लिए। एक हमारे पास जो पियर एंड फाउंडेशन होती है उसके लिए होती है, पियर की जो फाउंडेशन होती है उसके लिए 25 से 75 स्लम्प वैल्यू होती है। ब्रिज एंड डेक जो होता है इन दोनों के लिए भी 25 से 75 ही वैल्यू होती है स्लम्प की। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे IS कोड स्टैंडर्ड द एवरेज परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस, एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस यहाँ पे टाउ BD होना था फॉर प्लेन बार इन M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। प्लेन बार के लिए पूछा है, कितना होता है भाई बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है? सो बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है, एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है वो 0.9 होता है 25 के लिए। 25 के लिए 0.9 होता है, आपको ये पता होना जरूरी है। अगर अगर यहाँ पे जो HYST बार या फिर टोर बार आप जिसको बोलते हैं, इसके लिए पूछा जाए तो 0.9 का 60% आप निकालेंगे और जितना आएगा वो HYST बार के लिए बॉन्ड स्ट्रेस होता है। इनके 60% ग्रेटर होता है प्लेन बार से। अगला देखिए, एज पर हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशो फॉर M25 कंक्रीट इन RCC वर्क इज।
कितना होता है, 0.5 होता है। सिंपल है, 0.5 कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर किसी में नहीं दिया गया है। सो हम आंसर इसको मान लेते हैं 0.5 या फिर 0.45, ये नियर बाय ऑप्शन है, लेकिन वैसे 0.5 होता है, इनके 0 आधा होता है भाई। अगला देखिए, द परसेंटेज इंक्रीज इन द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट फॉर डिफॉर्म बार इन टेंशन कन्फर्म टू हमारे जो ये डिफॉर्म बार होती है भाई इस आईएस कोड में आती है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन बार इन टेंशन इज कितना होता है भाई 60% हो ज़्यादा होता है। मैंने आपको पीछे बताया डिफॉर्म बार का जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो 60% ग्रेटर होता है प्लेन बार के मुकाबले। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला देखिए, एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग द टारगेट स्ट्रेंथ जो होती है M40 मिक्स प्रोपोर्शनल हैविंग स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है हमारे पास, 5 न्यूटन पर mm हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। प्रोपोर्शन जो है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है हमारे पास। हमें टारगेट स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो FM टारगेट मीन स्ट्रेंथ यानी कि FM इज इक्वल टू FCK। FCK क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट की, प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास गिवन है, FCK भी हमारे पास गिवन है। हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं, FM इज इक्वल टू हमारे पास ये 5 वैसे 40 दिया गया है, ये 40 FCK, सो प्लस 1.65 इंटू हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दिया गया है। इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 48.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि डी इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अल्टीमेट लोड मेथड इज आल्सो गोल्ड। अल्टीमेट लोड मेथड जो होता है उसके एक और नाम है, वो क्या है, उसको हम बोलते हैं लोड फैक्टर मेथड या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड। ये हम इसको इस नाम से जानते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सॉलिड स्लैब। सॉलिड स्लैब है हमारे पास, परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट शैल बी के इनटू शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट द लीस्ट वैल्यू ऑफ के एज पर हमारे आईएस कोड। लीस्ट वैल्यू जो होती है के की वो कितनी होती है, वही जो के की वैल्यू होती है वो 1.3 से शुरू होती है और 1 पर ख़त्म हो जाती है, इनके लीस्ट वैल्यू 1 ही होती है, ऑप्शन सी होती है। अब यहाँ पे वैसे लीस्ट वैल्यू पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे केसेस होता है कि भाई जितनी थिकनेस होती है स्लैब की उस बेसिस पर वैल्यू जो होती है के की डिफाइन की गई है कि भाई अगर थिकनेस जो है वो लेस देन 150 mm है तो जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो के की वैल्यू 1.3 होती है अगर लेस देन 150 होगा थिकनेस जो होती है स्लैब की, और ये 1 वैल्यू जो होती है वो 300 mm के लिए होती है। तो ये दो केस हैं, बाकी बीच में आपको पता है कि भाई थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन लिमिट स्टेट डिजाइन, लिमिट स्टेट का डिजाइन का केसेस है, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन केस ऑफ डिफॉर्म बार इज मोर देन दैट इन प्लेन बार इज मोर देन दैट इन प्लेन बार। ये कौन सा केस है, ये टेंशन का केस है भाई, टेंशन का केस है हमारे पास, तो 60% ज़्यादा होती है प्लेन बार के मुकाबले। ये टेंशन का केस था। अब यहाँ पे कंप्रेशन का केस देखिए, जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस होता है वैल्यू जो होती है टेंशन के लिए वो शैल बी इंक्रीज बाय 25%। टेंशन कंप्रेशन के लिए 25% तक इंक्रीज होती है। इस केस के लिए हमारा आंसर ए आंसर बन जाएगा। टेंशन के लिए पूछेगा तो 60% होगा, कंप्रेशन के लिए पूछेगा तो 25% होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है शियर रेनफोर्समेंट की शुड नॉट एक्सीड 0.75 डी सब्जेक्ट टू ए मिनिमम, सब्जेक्ट टू ए मिनिमम। तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है 0.75 डी और 300 mm, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, सो ये हमारे पास दिया गया है ऑटोमेटिकली ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, shear reinforcement in beam is not provided in the form of, not provided in the form of, तो हैंगर की फॉर्म में नहीं प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल स्टफ में प्रोवाइड करते हैं, इंक्लाइंड बेंड ऑफ बार।
इन तीनों फॉर्म में हम shear reinforcement प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हैंगर जो होता है उसकी फॉर्म में नहीं प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए, स्पेसिंग ऑफ shear steps इन आरसीसी रेक्टेंगुलर बीम इज, स्पेसिंग जो होती है shear steps की वो इंक्रीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्पैन। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लैप लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट एंड कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन, लैप लेंथ जो होती है वो किस वैल्यू से कंप्रेशन के लिए भाई, सो लैप जो लेंथ होती है कंप्रेशन के लिए, 24 डाया होती है। यहाँ पे 24 डाया, वैसे ये आंसर होना था लेकिन 240 दिया गया है, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया 24 डाया होती है। अगर आपसे फ्लेक्सिबल टेंशन के लिए लैप लेंथ की वैल्यू पूछे या फिर डायरेक्ट टेंशन के लिए, फ्लेक्सिबल टेंशन या फिर डायरेक्ट टेंशन, दोनों के लिए वैल्यू 30 ही होती है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, 30 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, शेयर स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो किस पर डिपेंड करती है, यानी कि टाउ सी की जो वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो परसेंटेज ऑफ जो रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया है उस पर, एंड जो ग्रेड होता है कंक्रीट का उस पर डिपेंड करता है। इट मीन्स कि ये सारे ही ऑप्शन हो जाते हैं, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इन तीनों को डिपेंड करता है शेयर स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की। अगला क्वेश्चन देखिए, था इक्वलेंट डेवलपमेंट लेंथ जो होती है ऑफ ए 90 डिग्री बेंड इन ए रेनफोर्समेंट बार ऑफ डायमीटर एफ इज, ये एफ इज है, एफ इज डायमीटर एफ दिया गया है, कितनी होती है भाई। अगर जो बेंड हमारे पास दिया गया है 45 डिग्री का है, ये हम केस बहुत पहले कर चुके हैं, तो 4F होगा। 90 डिग्री का बेंड है तो 8F होगा। अगर 180 डिग्री का बेंड है तो 16F होगा। तो हमारे पास 90 का पूछा है तो 8F, सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट इज, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है M20 ग्रेड कंक्रीट, यहाँ पर दो केसेस आते हैं हमारे पास, एक लिमिट स्टेट मेथड का के लिए, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है। जो लिमिट स्टेट मेथड होता है M20 के लिए, उसके लिए वैल्यू अलग होती है, एंड जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो होता है उसके लिए वैल्यू अलग होती है। तो अगर लिमिट स्टेट मेथड की बात करें M20 ग्रेड के लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो उसके लिए 2.8 होता है, लेकिन अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करेंगे तो उसके लिए 1.8 होता है। अब इन दोनों में से कौन सा यहाँ पर आंसर में दिया गया है, तो 2.8 ही दिया गया है, तो हमारा आंसर सिंपली यही हो जाएगा। यानी कि ये केस जो है लिमिट स्टेट मेथड का ही पूछा गया है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का नहीं पूछा गया है। सो ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एन आरसीसी बीम द शियर फोर्स इज कैरिड बाय, शियर फोर्स जो होती है वो कैरी की जाती है किसके द्वारा, कंक्रीट के द्वारा की जाती है भाई, वर्टिकल स्टेप्स के द्वारा, इंक्लाइंड बार जो होती है उसके द्वारा की जाती है, यानी कि सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा, इसके द्वारा कैरी की जाती है भाई। अगला देखिए, डायगोनल टेंशन इन इज आरसीसी बीम इज ड्यू टू, डायगोनल टेंशन जो होती है वो किस वजह से होती है भाई, किसकी वजह से होती है। सो वर्टिकल शेयर स्ट्रेस एंड हॉरिजॉन्टल जो शेयर स्ट्रेस होती है, इन दोनों की वजह से ही डायगोनल टेंशन होती है आरसीसी बीम में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पीडीएफ मांगते रहते हैं, तो पीडीएफ का लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमने ये पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है तो यहाँ पर आपको डिटेल में आंसर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो डिटेल में देखने को मिलेगी। देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन इंडियन रेलवे,
इंडियन रेलवे की बात हो रही है तो मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड इन स्टेशन यार्ड इज टेकन एज, भाई एक तो मिनिमम ग्रेडियंट होता है, एक मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है। मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि भाई मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोवाइड आप करते हैं ताकि आपको क्या मिले। तो ये स्टेशन यार्ड पर जो ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करते हैं वो इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि भाई हमारा जो व्हीकल है वो खड़ा है, स्टैंडिंग व्हीकल जो है उसको प्रिवेंट कर सके मूवमेंट होने से, प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ स्टैंडिंग व्हीकल, उसके लिए आप ये ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। एंड एडिशनल स्टेबिलिटी जो होती है ग्रेड की वजह से उसको भी रजिस्ट कर सके, ये एक पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करते हैं और मिनिमम कितना प्रोवाइड करते हैं। तो मैक्सिमम जो होता है वो 1/400 प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर सी आंसर बन जाएगा। अगर आप मिनिमम की बात करेंगे तो 0 प्रोवाइड किया जाता है मिनिमम जो होता है। तो दोनों पॉइंट आप याद रखिए भाई, मैक्सिमम एंड मिनिमम। और क्यों प्रोवाइड किया जाता है, स्टैंडिंग व्हीकल जो होता है उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए। एंड एडिशनल रेजिस्टेंस जो होता है ड्यू टू ग्रेड की वजह से उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। ये 2-3 पॉइंट जितने भी बताए हैं मैंने आपको वो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस थ्रू विच द टंग रेल मूव्स लैटरली एट द टू ऑफ द स्विच फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन इज कॉल्ड, उसको हम इन चारों ऑप्शन में से क्या बोलते हैं। बस क्वेश्चन जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल में पूछा गया है। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो टंग रेल होती है वो डिवर्स करती है लेफ़्ट और राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं थ्रो ऑफ द स्विच, थ्रो ऑफ द स्विच हम बोलते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हेन द ड्राइवर डज नॉट ओबे सिग्नल, when the driver does not obey signal in which system there are arrangement to display stop signal automatically in advance and also to bring the train to a stop, उसको हम क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 डेफिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 जो है, एक तो ये होती नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे जाएगा कि एब्सोल्यूट ब्लॉक। एब्सोल्यूट ब्लॉक क्या होता है, एब्सोल्यूट ब्लॉक ये होता है कि इन दिस ओनली वन ट्रेन जो होती है वो अलो की जाती है, वन ट्रेन जो होती है वो अलो की जाती है, अदर ट्रेन पाथ आर ब्लॉकड, अदर जो ट्रेन के पाथ होते हैं वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं, सिर्फ एक ही ट्रेन जो होती है वो अलो होती है एब्सोल्यूट ब्लॉक में। तो ये एब्सोल्यूट ब्लॉक हो गया। एंड ऑटोमेटिकल ब्लॉक जो होता है ये क्या होता है कि सीरीज ऑफ सिग्नल होता है दैट डिवाइड ए रेलवे इनटू सीरीज ऑफ सेक्शन। ये क्या होता है, ऑटोमेटिक ब्लॉक जो होता है ये होता है सीरीज ऑफ सिग्नल दैट डिवाइड ए रेलवे इनटू ए सीरीज ऑफ सेक्शन विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ट्रेन। तो ये ऑटोमेटिक ब्लॉक की डेफिनेशन हो गई। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो ये आंसर हमारा सी आंसर बन जाएगा। सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं दोबारा से। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिवाइस यूज फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन इज कॉल्ड। भाई इंजन की जो डायरेक्शन होती है उसको चेंज करने के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो इस क्वेश्चन में हमारे आंसर 2 आंसर हो जाएंगे, एक तो ट्रायंगल होगा एंड दूसरा टर्न टेबल। ये दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही हैं। दोनों डिवाइस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ताकि जो डायरेक्शन होती है इंजन की वो चेंज कर सकें। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन और भी दिए गए हैं, ये दोनों जो ऑप्शन है वो क्या करते हैं, इसको आप यूज़ करते हैं ताकि प्रिवेंट कर सके मूवमेंट ऑफ व्हीकल का, मूवमेंट ऑफ व्हीकल। ये दोनों मूवमेंट जो होती है व्हीकल की उसको प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं बियॉन्ड। अब ये जो होता है बफर स्टॉप जो होता है ये बियॉन्ड द एंड ऑफ रेल एट टर्मिनल पर करता है। एंड ये स्कोच ब्लॉक जो होता है ये बियॉन्ड डेड एंड साइडिंग पर प्रिवेंट करता है। सिर्फ इनमें दोनों से में यही डिफरेंस है, बाकी ये प्रिवेंट करते हैं मूवमेंट जो होती है व्हीकल की। बाकी ये तो आंसर आपका हो गया, यहाँ पर ए और बी बिल्कुल सही आंसर है।
वैसे ये पंजाब का पीएससी बोर्ड जो है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें भी सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, लेकिन वहाँ पर ए और सी आंसर थे, तो ये जो है सी की जगह था, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन जो है थोड़े से चेंज कर दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द क्रॉसिंग एंगल। फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द क्रॉसिंग एंगल। क्रॉसिंग एंगल के लिए जो मेथड यूज होते हैं वो एक होता है राइट एंगल मेथड, दूसरा सेंटर लाइन मेथड एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल मेथड। ये सारे मेथड जो होते हैं ये सारे यूज होते हैं ताकि आप क्रॉसिंग एंगल जो होता है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला देखिए, एक्यूट जंक्शन आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। एक्यूट जंक्शन आर द फॉलोइंग टाइप्स। सो एक्यूट एंगल जंक्शन जो होता है वो 3 तरह के होते हैं, तो यहाँ पे तीनों ही दिए गए हैं। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल द एबव इज द करेक्ट आंसर। 3 तरह के होते हैं भाई, ये तीनों आप लिख लीजिए। एक्यूट जंक्शन जो होता है उसका एक और नाम होता है, वो होता है स्क्यू जंक्शन। ये भी आप याद रखिए, हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन बन सके। भाई स्क्यू जंक्शन के नाम से आप एक्यूट जंक्शन को भी जानते हैं, आल्सो नाउन एज। बाकी ये 3 तरह के होते हैं, ये भी आप देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द ओवरऑल लेंथ ऑफ ए टर्न आउट। ओवरऑल जो लेंथ होती है टर्न आउट की इज द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ स्टॉक रेल एंड थियोरेटिकल लेंथ ऑफ द टंग रेल। सर ये क्वेश्चन ही गलत हमने बना दिया है, ये वाला नहीं होना है यहाँ पर। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा यहाँ तक ही होगा। द ओवरऑल लेंथ जो होती है टर्न आउट की इज द डिस्टेंस बिटवीन। भाई ओवरऑल लेंथ जो होती है टर्न आउट की वो डिस्टेंस होती है बिटवीन एंड ऑफ स्टॉक रेल एंड थ्रोट ऑफ क्रॉसिंग के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको ओवरऑल लेंथ बोलते हैं टर्न आउट की। ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। बाकी ये शायद ऐसे ही टाइप हो गया होगा, ध्यान कहीं और होगा टाइप करते टाइम शायद। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिवाइस यूज टू ट्रांसफर द वेपन लोकोमोटिव फ्रॉम पैरेलल ट्रैक्स विदाउट एनी नेसेसिटी ऑफ शंटिंग इज कॉल्ड। उसको आप क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, ट्रावर्सेस, स्कॉच ब्लॉक या फिर नन ऑफ द एबव, क्या हम उसको बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रावर्सर। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। बाकी ट्राइंगल जो होता है वो उसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि भाई ट्राइंगल जो होता है डायरेक्शन जो होती है उसको चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है इंजन की, या फिर लोकोमोटिव जो होता है उसकी। स्कॉच ब्लॉक जो होता है इसके बारे में भी बता चुका हूँ कि भाई ये जो मूवमेंट होती है व्हीकल की उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कैंट इज। अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कैंट इज कितनी होती है? सो कैंट की जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू हमारे रेलवे बोर्ड जो है, रेलवे बोर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग कैंट की जो वैल्यू होती है वो 1/10 से लेकर 1/12 होती है ऑफ द गेज लेंथ के। गेज लेंथ के 1/10 से 1/12 होती है। तो यहाँ पर 1/10 से 1/12 तो नहीं दिया गया है, लेकिन गेज लेंथ का 10 दिया गया है, यानी कि G/10 दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया है उस तरीके को भी आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ क्रॉसिंग इज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। भाई इन चारों में से कौन सा मेथड यूज किया जाता है इंडिया में? सो अगर आप डेजिग्नेशन की बात करेंगे तो उसके लिए जो इंडिया में मेथड यूज किए जाते हैं वो 2 मेथड यूज किए जाते हैं। एक तो होता है राइट एंगल मेथड जो कि यहाँ पे दिया गया है, हमारा सी आंसर हो जाएगा। एंड दूसरा होता है कोल्स मेथड। कोल्स मेथड, तो ये ओ है भाई, COLES, कोल्स मेथड जो होता है। एंड राइट एंगल मेथड जो होता है वो डेजिग्नेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर
बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रिसेप्शन सिग्नल इज, रिसेप्शन सिग्नल जो होता है वो किस तरह का सिग्नल होता है भाई? आउटर सिग्नल होता है या फिर स्टार्टर, या फिर नीदर आउटर नॉट स्टार्टर, या फिर दोनों होता है? कौन सा होता है भाई? भाई जो रिसेप्शन सिग्नल होता है वो होता है एक आउटर एंड होम सिग्नल। आउटर एंड होम सिग्नल जो होते हैं वो रिसेप्शन सिग्नल की कैटेगरी में आते हैं। मोबाइल फ़ोन का जो सिग्नल होता है वो भी रिसेप्शन सिग्नल की कैटेगरी में ही आता है, इनके उसका ही एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बोथ आउटर सिग्नल एंड स्टार्टर सिग्नल ये हो जाएगा। यहाँ पे होम भी होता है तो तब भी हमारा आंसर होना था। तो आउटर एंड होम सिग्नल इज द रिसेप्शन सिग्नल। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द रेलवे द सिग्नल दैट आल्सो एक्ट एज राउंडिंग सिग्नल इज। सो अगर आप यहाँ पे राउंडिंग सिग्नल जो होता है उसकी बात करेंगे तो इसको प्रोवाइड किया जाता है पॉइंट ऑफ डिवर्जन पे। पॉइंट ऑफ डिवर्जन जो होता है वहाँ पर इसको प्रोवाइड किया जाता है, एंड ये आल्सो एक्ट करता है होम सिग्नल की तरह। होम सिग्नल की तरह जो होता है वो काम करता है, इसलिए हमारा बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। होम सिग्नल की तरह ये एक्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टेशन विच डू नॉट हैव एनी सिग्नल। एक ऐसा स्टेशन जिसके पास डू नॉट हैव एनी सिग्नल आर नाउन एज। कौन सा सिग्नल होता है? सो वो होता है क्रॉसिंग स्टेशन। क्रॉसिंग स्टेशन जो होता है उसके पास कोई भी सिग्नल नहीं होता है, इसलिए सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन रेलवे द डिस्क सिग्नल आर प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ। रेलवे जो होता है उसमें डिस्क सिग्नल जो होता है प्रोवाइड किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ। तो डिस्क सिग्नल जो होता है वो यूज किया जाता है शंटिंग के पर्पज़ के लिए, एंड ये शो करता है रेड स्ट्रिप ऑन ए वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड जो होता है उस पर ये रेड स्ट्रिप जो होती है उसको शो करता है। सो डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द हाइट ऑफ ए सेमाफोर सिग्नल अबव द ग्राउंड इज। सेमाफोर सिग्नल अबव द ग्राउंड हाइट जो होती है कितनी होती है? सो वो भाई 7.5 मीटर होती है फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड लेवल से 7.5 मीटर की हाइट पर होता है। बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हेन सेमाफोर एंड वार्मर सिग्नल आर इंस्टॉल्ड ऑन द सेम पोस्ट देन द स्टॉप इंडिकेशन इज गिवन व्हेन। स्टॉप इंडिकेशन जो होती है वो कब दी जाती है? तो स्टॉप इंडिकेशन जो होती है वो दी जाती है जब आर्म जो होती है आर्म वो हॉरिजेंटल पर होती है। बोथ आर्म आर ऑन हॉरिजेंटल। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ये सेमाफोर जो सिग्नल होता है एक मूवेबल यानी कि मूव करने योग्य होता है। अगला देखिए, इन ए शंटिंग सिग्नल इफ द रेड बैंड इज inclined at 45 it indicate। in a shunting signal if the red band जो होता है is inclined at 45 डिग्री it indicate वो indicate करता है कि भाई आगे बढ़ो, proceed continuously। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 45 डिग्री पे था, यहाँ पर हो सकता है कि भाई इट शो ग्रीन लाइट इन एट नाइट। ग्रीन लाइट एट नाइट तो भी आपको प्रोसीड के लिए ही वो बोल रहा होता है। प्रोसीड के लिए ही वो बोल रहा होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है इसको लेकर कि भाई रेड बैंड ऑफ डिस्क इज इन हॉरिजेंटल पोजीशन। भाई रेड बैंड जो है डिस्क का वो किस में है? इन हॉरिजेंटल पोजीशन पर है। तो वो बोल रहा होता है कि भाई रुकिए, स्टॉप। अगर रेड लाइट एट नाइट तो वो भी बोल रहा होता है कि भाई स्टॉप, रुकिए।
चलो रेड लाइट तो आप इजीली जो है उसको पहचान लीजिए, लेकिन यहाँ पे देखिए आप पूछ रहे कि रेड बैंड इन इंक्लाइंड एंड 45, तो रेड बैंड आपको पता है कि रुकने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे 45 के लिए ये केस जो है वो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। 45 इंक्लाइंड है तो भाई प्रोसीड के लिए बोल रहा है, पीछे वाले में भी रेड ही है लेकिन वहाँ पर स्टॉप का भी फंडा है, तो ये दोनों चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिसेप्शन सिग्नल इज, रिसेप्शन सिग्नल जो होता है वो क्या होता है। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि भाई रिसेप्शन सिग्नल जो होता है वो आउटर एंड होम सिग्नल होता है। आउटर एंड होम सिग्नल यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है, सो यहाँ पर आउटर तो नहीं दिया गया है, नन ऑफ द अदर ऑप्शन प्रोवाइडेड, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन प्रोवाइडेड नहीं है। मैंने आपको बताया था कि रिसेप्शन सिग्नल जो होता है वो आउटर एंड होम सिग्नल होता है, यानी कि उसके ये दो पार्ट है। एक हमारे पास डिपार्चर सिग्नल भी होता है, ये भी आप याद कर लीजिए। डिपार्चर डिपार्चर सिग्नल जो होता है उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है स्टार्टर एंड दूसरा होता है एडवांस स्टार्टर सिग्नल। यहाँ पे स्टार्टर दिया गया है, एडवांस स्टार्टर भी दिया गया है, इनके इसके डिपार्चर सिग्नल जो होता है ये दो पार्ट होते हैं, तो ये यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी आप याद रखिए। रिसेप्शन के भी दो पार्ट होते हैं, होम एंड जो मैंने आउटर सिग्नल मैंने आपको बताया है, तो दोनों चीज़ें आप याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए, सेमाफोर टाइप सिग्नल आर यूज्ड व्हेन द मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क इज मोर देन, सेमाफोर टाइप का सिग्नल जो होता है वो आप यूज करते हैं जब मेंटेनेंस का वर्क होता है या फिर रिपेयर वर्क होता है, इस मोर देन होता है, 3 दिन से ज़्यादा होता है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। सो डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, शंटिंग सिग्नल आर नाउन एज, शंटिंग सिग्नल जो होता है वो क्या होता है। सो भाई शंटिंग सिग्नल जो होता है एक ग्राउंड सिग्नल होता है, तो ये जो होता है स्लो मूव के लिए प्रोवाइड किया जाता है, स्लो मूव के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ग्राउंड सिग्नल होता है। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो पीडीएफ है, आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। सो आज हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या न्यूमेरिकल बोल रहा है, ड्यूरिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कंपैक्शन टेस्ट द मास ऑफ सॉइल एंड वाटर, मास जो दिया गया है सॉइल एंड वाटर का वो हमें इतना दिया गया, 1800 ग्राम सॉइल का मास है, एंड जो पानी का कंटेंट है वो 13% है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ प्रोटेक्टर मोल्ड जो है उसकी वॉल्यूम जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, देन हमें ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल की वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जब भी आप कंपैक्शन टेस्ट यूज करते हैं तो उसमें कुछ इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टेस्ट के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है, एक मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट होता है। तो उसमें कुछ इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे कि हैम्बर यूज होता है, मोल्ड का जो फ्री फॉल होता है वो कितना होता है, एंड मोल्ड की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कई बार बताई हुई है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी HPJE का क्रैश कोर्स जो है उसमें जाकर देख सकते हैं, हमने आपको वहाँ पर थ्योरी बेस में बताया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया, तो इसमें नंबर ऑफ लेयर जो रहती है वो 3 रहती है। इसके बारे में 3-4 चीज़ें मैं बता देता हूँ। जो वेट होता है हैम्बर का वो 2.4 का होता है, एंड जो हाइट होती है फ्री फॉल की वो 304.8 mm की होती है, एंड जो वॉल्यूम होती है मोल्ड की वो 944 cc होती है। ये आप सेंटीमीटर क्यूब होती है, ये होती है भाई, ये सारी चीज़ें आप याद रख लीजिए।
तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हमसे यहाँ पे ड्राई डेंसिटी को फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो ड्राई डेंसिटी जो होती है वो आपको पता है कि भाई वो होती है बल्क डेंसिटी ओवर 1+W, ये होती है। सबसे पहले हमें ये वाला जो है ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास ये दिया नहीं है। एक तो ये आपको पता है कि कांस्टेंट वैल्यू है, W वाटर कंटेंट दिया गया है, लेकिन ये बल्क डेंसिटी नहीं दी गई है। तो बल्क डेंसिटी जो होती है वो होती है मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम, ये आपको पता होना चाहिए। मास ओवर वॉल्यूम जो होती है वो बल्क डेंसिटी जो होती है वो सॉइल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। तो मास कितना है हमारे पास 1800 है, वॉल्यूम कितनी दी गई है मोल्ड की 1000 है। तो इसको फाइंड आउट कीजिए आप। फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास बल्क डेंसिटी जो है वो आ चुकी है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं बल्क डेंसिटी ओवर 1+W, यानी कि 1.8 ओवर 1 प्लस, इसको यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है, अगर इसको पॉइंट में बदलेंगे तो हमारे पास 0.313 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही हमारे पास ड्राई डेंसिटी जो है वो आ चुकी है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर इन प्लिंथ एरिया एस्टिमेट मेथड। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट मेथड जो होता है उसमें आप किसको कंसिडर नहीं करते हैं। सबसे पहले प्लिंथ एरिया जो होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या होता है। तो प्लिंथ एरिया जो होता है कवर बिल्डअप एरिया होता है, इसको आप मेजर कर सकते हैं, फ्लोर लेवल से इसको मेजर कर सकते हैं। सभी को पता होगा प्लिंथ एरिया जो होता है इसका एक और नाम होता है, वो होता है बिल्ड अप एरिया। बिल्ड अप एरिया जो होता है ये प्लिंथ एरिया का ही दूसरा नाम है, ये पॉइंट आप याद रखिए। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट जो होता है उसमें ओपन एरिया जो होता है वो इंक्लूड नहीं होगा, एंड जो कोर्ट यार्ड इनके आंगन जो होता है वो नहीं होता है, बालकनीज वगैरह जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। सो यहाँ पे कोर्ट यार्ड इनके आंगन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। बाकी ये भाई होते हैं सब कुछ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ दीज इज नेगेटिव एरर। भाई नेगेटिव एरर जो होता है ये इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर। तो नेगेटिव एरर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो व्हेन द मेजर लेंथ ऑफ लाइन इज लेस देन एक्चुअल लेंथ। मान के चलो कि एक्चुअल लेंथ जो है वो 20 मीटर की है और आपने जो मेजर की है वो कम है। मेजर लेंथ जो होती है वो लेस देन होती है एक्चुअल लेंथ से, तब हमारा नेगेटिव एरर आता है। व्हेन द लेंथ ऑफ चेन इज टू लॉन्ग, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन द लेंथ ऑफ चेन इज टू लॉन्ग इज कॉल्ड नेगेटिव एरर। ये पॉइंट आप देख लीजिए। अब हमसे पूछा गया, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं कि भाई किस वजह से आता है, तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं वो आपको पता होने जरूरी है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है, वेरिएशन इन टेम्परेचर। ये पॉइंट दिया गया है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से नेगेटिव एरर आ सकता है। ओपनिंग ऑफ रिंग जॉइंट्स जो होते हैं उसकी वजह से एरर आ सकता है। वेयरिंग ऑफ कनेक्टिंग रिंग्स जो होते हैं उसकी वजह से ये एरर आ सकता है। तो ये सेकंड आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग लेवल ऑन ईच साइड ऑफ मेन लाइन एट राइट एंगल टू दैट लाइन इज कॉल्ड। उसको हम क्रॉस सेक्शन लेवलिंग बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, आइसोलेटेड स्टॉर्म इज रिप्रेजेंट इन हाइड्रोग्राफ विद। हाइड्रोग्राफ जो होता है उसमें आइसोलेटेड स्टॉर्म जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है विद सिंगल पीक के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंगल पीक जो होता है उसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर लेड एनफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू पब्लिक सीवर। लेड जो होता है उसकी मैक्सिमम परमिसिबल जो लिमिट होती है हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग कितनी होती है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, 1 mg पर लीटर होती है। ये लिमिट आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द एम्बिएंट लैप्स रेट इज ग्रेटर देन द ड्राई एविएट लैप्स रेट।
द एटमोसफेयर इज सेड टू बी। एटमोसफेयर जो होता है उसको आप क्या बोल सकते हैं, हम उसको बोलते हैं सुपर एम्बिएटिक लैप्स रेट बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रैफिक साइन दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में उसकी शेप दी गई है कि भाई किस तरह की शेप होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक रेगुलेटरी साइन दिया गया ऑप्शन ए में। तो रेगुलेटरी साइन जो होता है उसको आप मैंडेटरी साइन जो होता है उस नाम से भी जान सकते हैं। इनके इसका दूसरा नाम मैंडेटरी साइन भी होता है। तो इसकी जो शेप होती है वो किस तरह की होती है। रेगुलेटरी या फिर मैंडेटरी साइन जो होता है इसको आप यूज करते हैं ताकि आप रोड यूजर जो होते हैं उसको इन्फॉर्म कर सके सर्टेन लॉ एंड रेगुलेशन जो आप प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी के बारे में, उसके बारे में आपको जानकारी देता है। इसकी शेप की अगर आप बात करेंगे तो ये सर्कुलर इन शेप होता है। जैसे इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, स्टॉप साइन हो गया हमारे पास, गिव अवे साइन हो गया। जैसे कि इस तरह से दिया होता है कि भाई आपको इस तरफ जाना है, या फिर कितने इतने किलोमीटर दूर है, स्पीड लिमिट। स्टॉप साइन जो होता है आपने देखा होगा ऑक्टागोनल होता है, लेकिन इसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर ही बताई गई है आईएस कोड के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए वार्निंग साइन। वार्निंग साइन जो होता है वो उसकी शेप कितनी कैसी होती है। वार्निंग वार्निंग की अगर आप बात करें तो इसकी शेप जो होती है वो ट्रायंगुलर होती है। वार्निंग की इनके ट्रायंगल होती है, तो इसको भी आप याद रखिए। अगर इसके आल्सो नाउन की बात करें वार्निंग साइन की, तो इसको काउशनरी साइन के नाम से जाना जाता है। काउशनरी साइन के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट भी आप याद रखिए। ये जो रोड यूजर होते हैं उसको वार्निंग देने के लिए ही यूज किया जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। अब लास्ट में एक ही बचता है कि भाई इन्फॉर्मेटरी साइन जो होता है उसका एक ही बचता है, तो रेक्ट एंगुलर इसकी शेप होती है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेटरी साइन जो होता है ये रोड यूजर जो होता है उसको गाइड करने के लिए ही नाम से स्पष्ट है कि भाई इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको भाई किस चीज़ के बारे में, कि भाई आपको जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर है, आप यहाँ से जाएंगे तो सेफ जाएंगे, इजी जाएंगे, ट्रैवल जैसे भी आपको करना है। तो ये साइन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले कुछ पॉइंट देखिए यहाँ पे, आइडेंटिफाई द ट्रैफिक साइन विच डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेगुलेटरी साइन। रेगुलेटरी साइन की कैटेगरी में इन चारों में से कौन सा नहीं आता है वो हमें बताना है। भाई यहाँ पे वार्निंग साइन आपको मैंने अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि वार्निंग साइन अलग है एंड रेगुलेटरी जिसको आप मैंडेटरी साइन के नाम से जानते हैं वो अलग चीज़ है। तो उसमें भाई आप मना कर सकते हैं, स्टॉप मना करने वाली है, नो पार्किंग, भाई ये सारे देखिए मना करने वाली ही चीज़ें हैं। रेगुलर साइन है आपको पता है। सो ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये रेगुलर यूज होने वाली चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर चैनल टू बिहेव इन ट्रू रिजीम। तो करेक्ट कौन सी होती है, सिल्ट चार्ज इज कांस्टेंट, ये करेक्ट होती है, बाकी कोई भी नहीं होती है। अगला पॉइंट देखिए, द बेस्ट डिजाइन ऑफ एन आर्क डैम इज, बेस्ट डिजाइन जो होता है वो, द लोड इज डिवाइडेड बिटवीन द आर्क एंड कैंटिलीवर एंड द डिफ्लेक्शन एट ए कंजुगल पॉइंट्स बीइंग इक्वल। कंजुगेट होना था यहाँ पे वैसे। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द पोर्शन ऑफ ब्रिक ऑब्टेन बाय कटिंग ब्रिक्स लेंथ वाइज। ब्रिक्स जो है उसको लेंथ वाइज भाई काट रहे हैं इनटू 2 पोर्शन इज नाउन एज। आपको पता है कि भाई क्वीन क्लोजर होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हाफ हाफ लेंथ वाइज, तो वो क्वीन क्लोजर ही बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स डज नॉट हैव फोलेटेड स्ट्रक्चर। इन चारों में से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है उसके पास फोलेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है वो होती है क्वार्टेट्स। ये इसके पास फोलेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे कि मार्बल जो होता है उसके पास भी फोलेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये चीज़ें आप याद रखिए। ऐसे कि यहाँ पे कि ये हो गया इसके पास होता है और इसके पास भी होता है, इसकी यहाँ पर ये 3 जो बचे इनके पास तो होता ही है, ये आप याद रख लीजिए। बाकी किसके पास नहीं होता है ये मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए, इनको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए, याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए
इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L कैरिंग के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड WN न्यूटन पर लेंथ फॉर द होल लेंथ, द shear फोर्स एट द फ्री एंड विल बी। आपको पता कि फ्री एंड पर shear फोर्स 0 होती है, shear फोर्स एट द फ्री एंड इज 0 एंड द फिक्स एंड पर विल बी WL, इतनी होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम स्ट्रेस एट विच इवन ए विलियन रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस कैन नॉट काउज फेलियर ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड। उसको हम एंडोरेंस लिमिट बोलते हैं। 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब जो होती है उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो होती है वो सही है। पिटोट ट्यूब इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब बेंड एट राइट एंगल, ये बिल्कुल सही है, बाकी सारी गलत है। पिटोट ट्यूब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेलोसिटी जो होती है उसको मेजर करती है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सो आज हम आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके आए हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट आपके लिए एसएससी जेई के लिए और अदर स्टेट के जेई के एग्ज़ाम के लिए डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। हमने एक्सपेक्टेड के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन स्लो सैंड फिल्टर द इफेक्टिव साइज जो होता है सैंड का वो वेरी करता है डैश से लेकर डैश तक। इफेक्टिव साइज जो होता है, ग्रेन जो आप यूज़ करते हैं यानी कि सैंड जो आप यूज़ करते हैं उसका इफेक्टिव साइज कितना होता है स्लो सैंड फिल्टर के लिए। हमारे पास वैसे 3 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन होते हैं वो स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड, यानी कि तेज़ी से करने वाला फिल्टर, उसको रैपिड बोलते हैं, ये स्लो होता है। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई इनके ग्रेन का साइज़ कितना होता है, क्योंकि इनके कंपैरिजन से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए, स्लो सैंड फिल्टर जो होता है उसके ग्रेन की अगर आप बात करेंगे तो 0.20 से लेकर 0.30 mm उसका साइज होता है। 0.20 से लेकर यहाँ पे 30 दिया गया लेकिन होता 0.40 है, ये चीज़ आप याद रखिए। अगर आप रैपिड सैंड फिल्टर की बात करेंगे तो उसके लिए 0.35 से लेकर 0.55 mm उसके ग्रेन का साइज होता है। और यहाँ पर एक CU होता है यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो स्लो सैंड फिल्टर के लिए होता है वो 1.8 से लेकर 2.5 तक वेरी करता है। वही अगर आप रैपिड सैंड फिल्टर की बात करेंगे तो उसके लिए जो CU की वैल्यू होती है वो 1.2 से लेकर 1.8 होती है। ये 4 वैल्यू मैंने आपको बताई है, चारों को आप याद रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। वैसे जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है उसको लेकर भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि स्लो सैंड फिल्टर है तो इसका भाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा, लो होगा, रैपिड है तो उसका हाई होगा। ये चीज़ आप याद रखिए, आप वैसे खुद भी इसको बना सकते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, आपको इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल बाय थ्रेडोलाइट। यहाँ पर थ्रेडोलाइट के मेथड दिए गए हैं, कौन सा ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर नहीं कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो थ्रेडोलाइट जो होता है ये हॉरिजॉन्टल को ही नहीं लेकिन वर्टिकल एंगल को भी मेजर कर सकता है। तो अगर आप इसको ऐसे बात करें कि वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट जो कि एप्लीकेबल होता है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल को ले कर सकता है, जो पॉइंट्स होते हैं उसको लोकेट कर सकता है, डिटरमाइनिंग डिफरेंस इन एलिवेशन उसको कर सकता है, सेटिंग आउट कर्व जो होते हैं उसको सेटिंग कर सकता है, इस्टेब्लिशिंग ग्रेड जो होते हैं वो भी कर सकता है। तो जो हॉरिजॉन्टल एंगल होते हैं उसको मेज़र करने के 3 जो होते हैं मेथड होते हैं, उनमें से ये नहीं होता है, बाकी ये तीनों होते हैं। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा।
सो इन तीनों मेथड को आप याद रख लीजिए। डायरेक्ट मेथड जो होता है इसको आप ऑर्डिनरी मेथड के नाम से भी जान सकते हैं, ये भी आप लिख लीजिए। और यहाँ से वैसे और बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, जैसे कि हॉरिजेंटल एंगल और कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, इसके बारे में मैंने आपको एक डिटेल से वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो देखी है तो आपको पता होगा कि भाई कौन हॉरिजेंटल को मेजर करता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस को कौन मेजर कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स बी अप्लाइड। कौन सी कंडीशन होती है जिसके लिए बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो एप्लीकेबल होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो बर्नौली इक्वेशन जो होती है वो स्टीडी रोटेशनल फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल होती है। ये तीन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है ये तो। अगला देखिए, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क डैम इज। मोस्ट इकोनॉमिकल सेंट्रल एंगल जो होता है आर्क का वो कितना होता है। तो वो 133 डिग्री का होता है। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मैट्रिक सर्विंग चेन। नोट स्टैंडर्ड लेंथ जो होती है मैट्रिक चेन की वो कौन सी नहीं है। 30 मीटर, 50 मीटर, 20 मीटर या फिर 5 मीटर। मैट्रिक चेन जो होती है, मैट्रिक चेन जो होती है वो दो तरह की होती है। आपको पता है कि भाई 30 मीटर की, 20 मीटर की, इस तरह की होती है। लेकिन एक बार मैंने आपको 5 मीटर की भी बताई थी, 10 ये भी होती है, 20 की भी होती है, 30 की भी होती है, 50 मीटर की नहीं होती है ये। लेकिन मोस्ट आपको 20 और 30 ही पता है, लेकिन ये 50 मीटर की नहीं होती है। टॉलरेंस के बारे में भी मैंने आपको इन सभी के बारे में बताया कि भाई टॉलरेंस जो होती है वो कितनी होती है एक्यूरेंसी के केसेस में। तो ये भी आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट काउज लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड। एक ऐसा डिफेक्ट जो आपको टिम्बर में देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन कर देता है वुड को बिटवीन द एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स जो होती है इज नाउन एज नॉट्स, रिंगाल्स, शेक्स, ट्विस्टेड फाइबर। क्या होता है उसको आप क्या बोलते हैं। सो उसको हम बोलते हैं शेक। शेक्स आर नथिंग बट क्रैक्स विच सेपरेट द वुड फाइबर पार्टली और कंप्लीटली, उसको शेक आप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ फ्यूनल विच कलेक्ट रेन वाटर इन टिपिंग बकेट रेन गेज में। टिपिंग बकेट रेन गेज जो होता है उसमें जो फ्यूनल होता है जो कि रेन का पानी कलेक्ट करता है, उसका डायमीटर कितना होता है, इनके इसका डायमीटर क्या होता है। सो वो होता है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 300 mm। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द पोर वाटर प्रेशर इन द कैपिलरी जोन ऑफ सॉइल इज। द पोर वाटर प्रेशर जो होता है कैपिलरी जोन में वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव ही होता है। ऑप्शन वन हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है पीएच वैल्यू फॉर ड्रिंकिंग वाटर शेल लाई इन द रेंज ऑफ। क्या रेंज होती है एक्सेप्टेबल जो होती है। सो 6.5 से लेकर 8.5 ये एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।